So, hey everyone, welcome back. Welcome to another exciting video on Rust series. And इस particular chapter के अंदर हम cover करने वाले हैं ownership. So, this is going to be the chapter 4 of our Rust series. And ये particular chapter which talks about ownership, borrowing and references बहुत important topic है. And this is where Rust really shines. तो इस particular topic से हमें पता लगेगा that Rust बाकी languages से, बाकी programming, low level languages से कैसे different है. सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो ये है हमारा चैप्टर नंबर 4 एंड मैं थोड़ा जूम इन कर लेते हैं. सो चैप्टर नंबर 4 दैट इज ओनरशिप. तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझेंगे एक ओनरशिप का, जिसमें हम कवर करेंगे ओनरशिप्स, रेफरेंसेस, बोरोइंग्स एंड स्लाइस. ओके, सो ओनरशिप क्या होता है? ओनरशिप इज रस्ट मोस्ट यूनिक फीचर and has deep implications for the rest of the language. So that means ये एक ऐसा concept है जो आपने किसी और programming language में नहीं देखा होगा. This is something that is a unique to Rust. That is what they are saying. It enables Rust to make memory safety guarantees without needing a garbage collector. So it's important to understand how ownership works. In this chapter we'll talk about ownership as well as several related features जैसे कि borrowing, slices and how Rust lays data in the memory. Okay? अब इस particular chapter को शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ दैट यू शुड नो दैट बाकी लैंग्वेजेस में लाइक बेसिकली गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, गार्बेज कलेक्टर कैसे काम करता है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द गार्बेज कलेक्टर एंड बाकी लैंग्वेजेस किस तरह से गार्बेज कलेक्शन करती है. तो ये एक बहुत ही एक बेसिक लेवल, मतलब मैं ये नहीं कह रहा इन डेप्थ, आपको बेसिक लेवल के ऊपर ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. ओके, सो ओनरशिप इज़ अ सेट ऑफ रूल्स ओके दैट गवर्न्स हाउ रस्ट प्रोग्राम मैनेजेस मेमोरी. तो मेमोरी मैनेजमेंट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट हाउ द मेमोरी इज मैनेज्ड. एंड गार्बेज कलेक्टर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, दैट कब कौन सी चीज़ को क्लियर करना है. सो यहाँ पर रस्ट क्या करती है, वो एक ओनरशिप का मॉडल यूज़ करती है. ऑल प्रोग्राम्स हैव टू मैनेज द वे दे यूज कंप्यूटर्स मेमोरी वाइल रनिंग. सम लैंग्वेजेस हैव गार्बेज collection that regularly looks for no longer used memory as the program runs. In other languages the programmers must explicitly allocate and free the memory. For example, जैसे C के अंदर आपको क्या करना होता है, अगर आप कोई मेमोरी एलोकेट कर रहे हो, यू हैव टू फ्री इट अप, इट्स योर ड्यूटी टू फ्री इट अप. लेकिन बहुत सारी लैंग्वेजेस लाइक जावा स्क्रिप्ट एंड जावा, उसके अंदर यू हैव जावा कलेक्टर, सॉरी गार्बेज कलेक्टर. सो अगर आप किसी मेमोरी को यूज़ नहीं कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली जो गार्बेज कलेक्टर होता है वो उसको क्लीन अप कर देता है. ओके, रस्ट यूजेज अ थर्ड अप्रोच. रस्ट की अप्रोच इन दोनों से बिल्कुल एक तीसरी है, दैट इज मेमोरी इज मैनेज थ्रू द सिस्टम ऑफ ओनरशिप विद अ सेट ऑफ रूल्स दैट कंपाइलर चेक्स. इफ एनी ऑफ द रूल्स आर वायलेटेड द प्रोग्राम वोंट कंपाइल. नन ऑफ द फीचर्स ऑफ ओनरशिप विल स्लो डाउन योर प्रोग्राम वाइल रनिंग. सो यहाँ पर दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इस लाइन के अकॉर्डिंग. एक्चुअली में ना रस्ट क्या है, एक मेमोरी सेफ लैंग्वेज है. दिस इज़ द मेन यूएसपी ऑफ रस्ट कि इसमें जो मेमोरी मैनेजमेंट है ना, दैट इज़ वेरी कूल. एंड ये मेमोरी को मैनेज कैसे करती है, ओनरशिप के कॉन्सेप्ट है जो हम अभी देखेंगे. इसमें क्या होता है, लाइक व्हेन यू आर डेवलपिंग द कोड, यानी कि जब आप कोड कर रहे हो तो आप काइंड ऑफ जब आप न्यू होते हो ना, आप ना कंपाइलर के साथ लड़ते हो, बिकॉज कंपाइलर ना कंपाइल टाइम पे फिगर आउट करते हैं कि क्या आप मेमोरी को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो. राइट, मैं आपको एक बहुत ही हाई लेवल चीज़ बता रहा हूँ. अगर आपका प्रोग्राम मेमोरी मैनेजमेंट में फेल हो रहा है, लाइक आप मेमोरी को सही से मैनेज नहीं कर रहे, लाइक ओनरशिप के कॉन्सेप्ट को, तो आपको कंपाइल टाइम के ऊपर ही एरर्स आएंगे. तो मतलब कि रस्ट के अंदर ना जो कंपाइलर है उसके अंदर इतने सेट ऑफ रूल्स है, इतने चेक्स हैं कि अगर आपका कोड मेमोरी को सही से हैंडल नहीं कर रहा है, वो आपको कोड को कंपाइल ही नहीं करने देगा. तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम मोस्ट ऑफ दी मेमोरी वाले जो फीचर्स हैं अगर हम उसको कंपाइल टाइम पे ही चेक कर लें, तो रन टाइम के ऊपर ऐसे बग्स आने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. बिकॉज ओनरशिप इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर मेनी प्रोग्रामर्स, इट डज टेक अ लॉन्ग टाइम टू गेट यूज टू इट. तो एक यूज टू होने वाली बात है, लेकिन वैसे अगर एक बार समझ आता है ना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. द गुड न्यूज़ इज दैट मोर एक्सपीरियंस जो बिकम इन द रस्ट, द रूल्स ऑफ ओनरशिप इज ईजियर टू फाइंड नेचुरली. एंड एक चीज़ मैंने भी नोटिस किया, जब मैंने स्टार्ट किया था रस्ट को पढ़ना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस ओनरशिप. बट धीरे धीरे ना आपके ब्रेन उसी तरह से थिंक करना शुरू कर देता है. एंड डोंट वरी, हम इसको बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे. When you understand ownership, you will have a solid foundation and understanding the features that makes the Rust unique. In this chapter, you'll learn ownership by working through some of the examples and focus on a very common data structure, strings. So यहाँ पे हम ना strings का use करेंगे to understand memory management and ownership. अब उससे पहले एक चीज़ को समझते हैं, दैट इज स्टैक एंड हीप. सो आई एज्यूम दैट अगर आपने किसी भी और लैंग्वेज में काम किया, यू नो व्हाट इज़ अ स्टैक मेमोरी, व्हाट इज़ अ हीप मेमोरी.
Many programming languages don't require you to think about the stack and the heap very often. ठीक है, तो अगर आप जावा में काम कर रहे हो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि क्या चीज़ स्टैक पे जाएगी क्या चीज़ हीप में जाएगी. बट इन सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक रस्ट, whether a value is stored on the stack or on the heap affects the language behaviors and why you have to make a certain decisions. Parts of ownership will be described in relation to the stack and heap later in this chapter. So here is a brief explanation for the preparation. Okay, in preparation, both the stack and heap are the parts of memory available to your code at the runtime. Okay, but they are structured in different ways. The stack stores the value in the order it gets them and removes the value in the opposite order, because stack का principle क्या होता है, first in last out, right? And this is referred to as last in first out. मतलब last in first out भी कह सकते हैं, LIFO, okay, और first in last out मैंने पता नहीं क्यों बोला, last in first out, kind of same thing. Okay, think of stack of plates. When you add more plates you put them on the top of the pile and when you need a plate you take off from the top, right? Adding or removing plates from the middle or bottom wouldn't work as well. Adding data is called pushing to the stack. ठीक है, तो जब हम stack में data डालते हैं उसको कहते हैं push करना stack में, and removing को कहते हैं popping from the stack. All data stored on stack must have a known fixed size. This line is very important. दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट जितना भी डेटा हमारे स्टैक के ऊपर स्टोर होता है उसका नोन और फिक्स्ड साइज होना चाहिए. डेटा विद एन अननोन साइज एट कंपाइल टाइम और अ साइज दैट माइट चेंज हैज मस्ट बी स्टोर्ड ऑन द हीप. ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है स्टैक और हीप में. अगर किसी डेटा का साइज हमें पहले से पता है और फिक्स है उसको हम रखते हैं स्टैक पे. अगर किसी का साइज ग्रोएबल है या फिर वो उसका साइज हमें रन टाइम पे नहीं पता, सॉरी कंपाइल टाइम पे नहीं पता, तो उस चीज़ को हम कहाँ रखते हैं, हीप में. द हीप इज लेस ऑर्गेनाइज्ड. ओके, व्हेन यू पुट अ डेटा ऑन हीप यू रिक्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस. द मेमोरी एलोकेटर फाइंड्स एन एम्प्टी स्पॉट इन द हीप दैट इज बिग इनफ, marks it as being in use and returns a pointer which is the address of the location. The process is called as allocating on the heap, sometimes abbreviated just allocating. So जब भी हम allocating word का use करते हैं मतलब कि हम heap के ऊपर कुछ डेटा रख रहे हैं, that is pushing values onto the stack is not considered allocating. Because the pointer to the heap is known fixed size, you can store the pointer on the stack, but when you want the actual data you must follow the pointer. Think of being seated in a restaurant. तो यार ये एक एग्जांपल आप पढ़ सकते हो, बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है. ठीक है, तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, डोंट वरी. Pushing onto the stack is faster than allocating the heap because the allocator never has to search for the place to store data. The location is always at the top of the stack. Comparatively, allocating space on the heap requires more work because the allocator must find a big enough space to hold the data and perform bookkeeping to prepare. तो मैं आपको यार एक बार एक सिंपल टर्म्स में समझा देता हूँ, जस्ट इन केस यू डोंट नो. अगर आपको पता है तो आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को स्किप कर सकते हैं. सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि हमारे पास ना एक प्रोग्राम के अंदर दो तरह की मेमोरी होती है, स्टैक मेमोरी होती है और एक क्या होती है, एक होती है हीप मेमोरी. सो लेट्स से दैट ये है हमारी हीप मेमोरी, ठीक है, ये वाला, और इसको हम यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं दैट ये है हमारी हीप मेमोरी और ये क्या है, ये है हमारी स्टैक मेमोरी. अब स्टैक का ना एक बहुत ही छोटा सा प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट. मतलब कि स्टैक के अंदर जब आप चीज़ें ऐसे देखो डालते हो, आप ऊपर से डालते हो एंड ऊपर से ही निकालते हो. ऐसा नहीं है कि आपने स्टैक बनाया और बीच में से कुछ निकालिया, नहीं. तो स्टैक में क्या होता है, जो चीज़ लास्ट में अंदर जाती है वो फर्स्ट बाहर आती है. तो व्हाट दे आर इज सेइंग कि अगर सपोज आप एक वेरिएबल बनाते हो, लेट ए इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, यू नो दैट इस ए का ना एक फिक्स साइज है जिसको 10 एज अ i32 स्टोर करना है. तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को ना स्टैक पे पुश कर देगा. तो हमारे पास स्टैक के अंदर एक वेरिएबल आ गया ए, ठीक है. सिमिलरली लेट से आपने एक और वेरिएबल बनाया बी, ठीक है. तो आपने यहाँ पर एक और वेरिएबल बना दिया जिसकी आपने वैल्यू क्या रख दी, बी, एंड इसकी आपने वैल्यू भी क्या रख दी, 10. तो ये पर्टिकुलर चीज़ भी कहाँ स्टोर होगी, इसको हम वैल्यू भी दे देते हैं. तो ये हो गया 10, इसकी वैल्यू हमें पता है 10 है. एंड जस्ट 1 सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें बिकॉज स्टैक इज़ मोर ऑर्गेनाइज्ड. तो लेट्स जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट. तो यहाँ पे हम रखते हैं एंड यहाँ पर हम इसको चेंज कर देंगे बी पे. फॉर सम रीजंस मैं इसको एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहा. ओके, तो ये हो गया बी. तो इस तरह से क्या होगा, जैसे जैसे हम वेरिएबल्स बनाते रहेंगे वो हमारे स्टैक में जाते रहेंगे. बट फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं इनपुट, आपको याद है हमने यूज़र से एक इनपुट लिया था, हमने कुछ ऐसा यूज़ किया था स्ट्रिंग न्यू, एंड यूज़र इसके अंदर इनपुट डाल सकता है, राइट. अगर आपने वो गेस वाली गेम बनाई थी. अब क्या आप मुझे बता सकते हो दैट इस इनपुट वेरिएबल को कितना साइज चाहिए. नो, यू कैन नॉट, बिकॉज हमें नहीं पता यूज़र क्या एंटर करेगा. यूज़र एक बहुत ही लंबा सा पैराग्राफ भी एंटर कर सकता है, यूज़र सिर्फ एक दो कैरेक्टर्स भी ऐड कर सकता है. तो ये एक तरह की ऐसी चीज़ है जिसका साइज़ हमें कंपाइल टाइम पे नहीं पता बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन यूज़र, जो रन टाइम पे जो भी वो इनपुट देगा.
इस पर्टिकुलर सीन में हमें क्या करना पड़ता है, जब यूज़र इनपुट देगा हमें हीप में जाना होता है, हमें हीप में एक मेमोरी अलॉट करनी पड़ती है, एलोकेट करनी होती है। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या करेगा, हीप पे जाएगा, वो पहले एक मेमोरी को सर्च करेगा कि भाई हीप पे मुझे इतनी बड़ी मेमोरी दो जिसके अंदर मैं यूज़र के उन पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को, उन पर्टिकुलर इनपुट को रख सकता हूँ। तो वो यहाँ पर हमारा पहले डेटा को स्टोर करेगा हीप में, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, एक इनपुट नाम का पॉइंटर बनाएगा, इनपुट नाम का पॉइंटर जो हमारे स्टैक पर ही होगा, ठीक है। वेयर इज़ द रेक्टेंगल, तो यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट नाम का पॉइंटर बन गया, ओके। सो इनपुट हम इसको नाम दे देते हैं बिकॉज हमारे वेरिएबल का नाम था इनपुट। और ये इनपुट पॉइंटर कहाँ को पॉइंट कर रहा होगा, इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के ऊपर। तो जब भी हम इनपुट को एक्सेस करेंगे, पहले कंपाइलर इस इनपुट को कहाँ सर्च करेगा, स्टैक में उसको इनपुट मिलेगा बिकॉज वो ऊपर ही पड़ा है। फिर वो इस पॉइंटर को फॉलो करेगा और यहाँ से वो हमारे डेटा को लेकर आएगा। तो यानी कि अगर आपको किसी चीज़ का साइज़ पहले से मालूम है तो आप उसको बस स्टैक पे रख दो, लेकिन अगर कोई चीज़ डायनामिकली कैलकुलेट होगी उसको हीप में रखो। दी ड्रॉबैक इज हीप के अंदर आप हीप के अंदर डेटा जो है वो लेस ऑर्गेनाइज्ड है, प्लस डेटा को एक्सेस करना स्लो है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक 2 स्टेप प्रोसेस है, पहले ही स्टैक में जाओ, वेरिएबल को लो, फिर इस पॉइंटर को फॉलो करो और फिर यहाँ पे जाके मेमोरी को रीड करो। दिस इज टू स्टेप प्रोसेस। लेकिन ए और बी के केस में क्या, आप बस यहाँ पर गए और आपको वैल्यू मिल गया। तो पहली बात, डेटा को सर्च करना, डेटा को रीड करना इज़ वेरी इज़ अ एक्सपेंसिव ऑपरेशन। एक्सपेंसिव नहीं बोलेंगे, इट्स बेसिकली अ लॉन्गर ऑपरेशन, ठीक है, स्लो ऑपरेशन है। दूसरा, अगर आप इसको ग्रो या श्रिंक करना चाहते हो, राइट, अगर आप इसको और मेमोरी देना चाहते हो तो यू हैव टू एलोकेट वन मोर मेमोरी। तो मतलब कि हमारे प्रोग्राम को काफ़ी काम करना पड़ता है यहाँ पे, कि पहले वो मेमोरी ढूंढेगा कि भाई मेरे को इतनी मेमोरी चाहिए। जब उसको मेमोरी मिलेगी फिर वो वहाँ पे डेटा को रखेगा, फिर वो उसका एक पॉइंटर बनाएगा। तो हीप में आप डेटा बेसिकली उस तरह का डेटा रख सकते हो जिसका साइज ग्रो या श्रिंक कर सकते हैं। दैट इज़ एन एडवांटेज ऑफ हीप। बट accessing the data on the heap is slower than accessing the data on stack because you have to follow the pointer to get there. Okay, तो ये particular चीज़ I hope you have understood that basically heap और उसमें क्या फ़र्क होता है. Okay, contemporary processors are faster if they jump around less and in memory. Continuing the analogy, consider a server at a restaurant taking orders from many tables. It is most efficient to get all the orders at one table before moving on to the next table. Taking on order A, taking an order from table A, then an order from table B, then one from A again, and then from B again would be much slower process. By the same token, a processor can do its job better if it works on the data that is close to other data that is on the stack rather than farther away as it can be on heap. So this is the reason that heap के ऊपर जो डेटा होता है एडवांटेज मिलता है, दैट वो ग्रो कर सकता है, श्रिंक कर सकता है, लेकिन वो स्लोअर होता है. Okay, so when your code calls a function, the values passed into the function, including potentially the pointers and data on the heap, the function's local variables get pushed onto the stack, and when the function is over, the values get popped off of the stack. तो ये इस चीज़ को हम समझेंगे, don't worry of that. Okay, keeping track of what parts of the code are using what data on the heap, minimizing the amount of duplicating the data on heap, and cleaning up unused data on the heap so you don't run out of space are all the problems that ownership addresses. Once you understand the ownership, you won't need to think about the stack and heap very often, but knowing the main purposes of ownership is to manage the heap data and explain why it works the way it does. Okay, नाइस. तो यहाँ तक बेसिकली स्टैक और हीप मेमोरी का हमें पता लग गया. अब ओनरशिप के ना कुछ रूल्स को देखते हैं, ठीक है. ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. फर्स्ट, लेट्स टेक अ लुक एट द ओनरशिप रूल्स. कीप दिस रूल्स इन माइंड व्हेन वी वॉक थ्रू द एग्जांपल्स. तो रूल क्या है? ईच वैल्यू इन अ रस्ट हैज़ एन ओनर. तो यानी कि अगर हम कोई भी वैल्यू बनाते हैं रस्ट के अंदर, हर वेरिएबल का, हर वैल्यू का एक ओनर होता है, ठीक है. हैज़ एन ओनर, ठीक है. There can be only one owner at a time. एक वैल्यू का एक ही ओनर हो सकता है. When the owner goes out of scope, the value will be dropped. एक एग्जाम्पल दूँ इस चीज़ को समझने के लिए. ओके, सो मैं यहाँ पे आपको ओनरशिप की एक एग्जाम्पल देता हूँ कि लेट से अगर कोई ऑब्जेक्ट है, राइट, कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, तो जब तक अगर वो ऑब्जेक्ट है तो उसका ओनर भी होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि बस ये ऑब्जेक्ट डैंगलिंग है, नहीं. एक अगर कोई ऑब्जेक्ट है रियल वर्ल्ड में तो उसका कोई ना कोई एक ओनर होना चाहिए. एंड अगर ओनर आउट ऑफ स्कोप जाता है, मतलब ओनर जो है वो मर जाता है, तो उसका जो ये ऑब्जेक्ट है वो भी मर जाएगा.
ठीक है। तो जब तक ओनर जिंदा है तब तक वो ऑब्जेक्ट भी वैलिड है, अगर ओनर गया तो ऑब्जेक्ट भी चला जाएगा। ओके, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। तो इन तीन चीज़ों को ना याद रखना, हर वैल्यू का एक ओनर होता है और एक वैल्यू का एक ही ओनर हो सकता है, और अगर ओनर गया तो वैल्यू भी चली जाएगी। ठीक है। सो नाउ दैट वी आर पास्ट बेसिक now that we are past basic Rust syntax, we won't include all the function means and all. तो बस ये क्या कह रहे हैं कि यार देखो, अब तुम्हें ना सिंटैक्स पता है, ठीक है, तो अब बार बार हम ना फंक्शन मेन वगैरह नहीं लिखेंगे, एज्यूम कर लो ना बस ये मेन के अंदर लिखा है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, बट स्टिल यू कैन एक्चुअली, आई थिंक यू कैन सी ऑल द कोड, यू कैन सी दैट यहाँ पे फंक्शन है मेन एंड ऑल। तो मतलब एग्जाम्पल्स को ज़्यादा बड़ा ना करने के लिए अब वो एक एक लाइन का यूज़ करेंगे। सो एज अ फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ओनरशिप वी विल लुक एट द स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स। अ स्कोप इज the range within a program for which an item is valid. Take the following code. तो अगर हमने बनाया लेट s इक्वल्स टू हेलो, इसका क्या मतलब है, दैट हमारे पास एक s वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है हेलो। द वेरिएबल s refers to a string literal where the value of the string is hard coded into the text of our program. The variable is valid from the point at which it is declared until the end of the current scope. तो इसका क्या मीनिंग है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, कार्गो न्यू कर लेते हैं, कार्गो न्यू ओनरशिप। ओके, सो एक न्यू प्रोग्राम बनाया, ओनरशिप कोड हम कर लेते हैं कोड डॉट एंड एंटर। सो लेट मी जस्ट पिन अप दी वी एस कोड। सो आई होप यू कैन सी माई वी एस कोड एडिटर है। सो इसको हम कर लेते हैं एक्सपांड। सो यहाँ पे सोर्स में चलते हैं, मेन में चलते हैं, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखते हैं, ठीक है, छोटा सा ही लिखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे। तो यानी कि अगर हमने यहाँ पर एक एस वेरिएबल बनाया जिसको हमने वैल्यू दी हेलो वर्ल्ड। सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है एस। ये एस क्या है, एक वेरिएबल जिसका ओनर है मेन, ये चीज़ याद रखना, जिसका ओनर है मेन। ये कब तक वैलिड रहेगा, ये कब तक वैलिड रहेगा, जब तक मेन चल रहा है, जब तक मतलब कि ये पर्टिकुलर पैरेंथेसिस चल रही हैं। अब एक काम करते हैं, अब एक ना एक इनर स्कोप बनाते हैं, ठीक है, एक इनर स्कोप बनाते हैं। इसके अंदर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं एक्स, जिसकी हम वैल्यू देते हैं हे फ्रॉम एक्स। ओके, अब इस पर्टिकुलर सिनारियो में ये जो x है ये कौन से स्कोप में डिक्लेयर्ड है, ये पर्टिकुलर x डिक्लेयर्ड है इस पर्टिकुलर स्कोप के अंदर, राइट। तो दैट मीन्स इसका स्कोप, इस x का स्कोप यहाँ पे स्टार्ट होता है जहाँ पे भी ये डिक्लेयर किया हमने। सो x स्कोप स्टार्ट्स, एंड ये x का जो स्कोप है वो कहाँ एंड हो जाता है, जहाँ पर इसका जो स्कोप है वो खत्म होता है। तो x स्कोप एंड्स, करेक्ट, x का स्कोप यहाँ पर हो जाता है एंड। दैट मीन्स अगर मैं इस स्कोप के बाहर आकर प्रिंट एल करता हूँ x की वैल्यू को, मैं ट्राई करता हूँ x की वैल्यू को प्रिंट एल करने का, सो व्हाट यू विल नोटिस इज दैट यू आर गेटिंग एरर। एरर क्या है, बहुत क्लियर एरर है, कैन नॉट फाइंड द वैल्यू इन दिस स्कोप। तो मतलब कि बिकॉज ये x यहाँ बना इस स्कोप के अंदर और वो यहाँ पे खत्म हो गया, आप इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। बट ऑन द सेम नोट अगर आप यहाँ पर s को एक्सेस करने का ट्राई करोगे, यू कैन एक्सेस इट। यू कैन सी एस में कोई एरर नहीं आ रहा, सिर्फ एक्स पे एरर आ रहा है, राइट। सो दिस इज वन थिंग दैट दे आर टेलिंग हियर, दैट यहाँ पर क्या एस स्कोप में आया यहाँ से, एंड यहाँ पर उसका स्कोप एंड हो गया, यहाँ से वो ड्रॉप हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स देर आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर, व्हेन एस comes into scope, it is valid, it remains valid until goes out of scope. At this point the relationship between scope and when variable are valid is similar to that of other programming languages. तो you will say that भाई यहाँ पर चेंज ही क्या है, राइट, हमने एक सिंपल एक स्ट्रिंग बनाया, जस्ट वन सेकेंड, एंड बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी कुछ इस तरीके से ही काम होता है। अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं एक स्ट्रिंग टाइप को, ये एक स्ट्रिंग स्लाइस था, इफ़ यू विल सी str था। ये स्ट्रिंग टाइप ना एक बड़ी सही चीज़ है। To illustrate the rules of ownership, we need a data type that is more complex than those we have covered in the data types. अभी तक हमने क्या क्या डेटा टाइप्स कवर किए थे, हमने कवर किया था i32, u32, i इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कैरेक्टर्स। लेकिन अब हम कुछ ऐसा एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो द टाइप्स प्रीवियसली कवर्ड आर नोन साइज, उन सबका साइज नोन था। इफ़ यू रिमेंबर i32 का साइज नोन है, राइट, i64 का साइज नोन है, कैरेक्टर का साइज 4 बाइट्स नोन है। तो वो सब कहाँ पर स्टोर होते थे, वो सब स्टैक पे स्टोर होते थे, एंड स्टैक के ऊपर स्टोर हो रहे, स्टैक से रिमूव हो रहे, तो हमें ना कुछ ज़्यादा ओवरहेड नहीं था, हमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा था, राइट। Independent instance of the another parts code need to use same value in the different scope anyway, but we want to look at the data that is stored on the heap. अब हम heap के साथ खेलेंगे and explore how Rust knows when to clean up the data and string type that is a great type. So we'll concentrate on the parts of string that relates to ownership. These
these aspects also apply to other complex data types, whether they are provided in the standard library or created by you. We will discuss string in more depth in chapter number 8. तो चैप्टर नंबर 8 में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग्स को, बट अभी के लिए सिर्फ ओनरशिप को समझने के लिए हमें स्ट्रिंग टाइप का यूज़ करना है. We have already seen string literals. We are where a string value is a hard coded in our program. तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली हमने ना यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रिंग बनाया जो हार्ड कोडेड है, इसको कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स. स्ट्रिंग लिटरल्स आर कन्वीनियंट बट दे आर नॉट सुटेबल फॉर एवरी सिचुएशन इन विच वी वांट टू यूज टेक्स्ट. वन रीजन इज दैट दे आर इम्यूटेबल. तो मतलब कि ये जो हार्ड कोडेड वैल्यूज है ना, दीज आर इम्यूटेबल. दे आर इम्यूटेबल. इसका क्या मतलब? अनदर इज दैट नॉट एवरी स्ट्रिंग वैल्यू can be of known when we write our code. For example, if we want to take the user input and store it. For these situations, Rust has a second type string. देखो, इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि जब हमने एक वेरिएबल बनाया, हम ना इसके अंदर कुछ पुश या अपेंड या कंकैटिनेट नहीं कर सकते. इफ़ यू विल सी, हम इसकी चीज़ों को रीड तो कर पा रहे हैं, लेकिन हम इसके अंदर कुछ नए कैरेक्टर्स को पुश नहीं कर सकते. आप पूरा का पूरा एस वेरिएबल म्यूटेट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रिंग है इसको म्यूटेट नहीं कर सकते बिकॉज दिस ऑफ अ फिक्स साइज. ओके, तो क्या हो अगर हमें कुछ ऐसा टाइप चाहिए जो यूज़र इनपुट पे हो, राइट, यूज़र इनपुट. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशंस में जहाँ पर हमें डायनामिकली डेटा चाहिए, डायनामिकली साइज चाहिए, वहाँ पे हम स्ट्रिंग टाइप का यूज़ करते हैं. दिस टाइप मैनेजेस डेटा एलोकेटेड ऑन द हीप. नाउ बिकॉज ये एक डायनामिकली एलोकेटेड डेटा, हमें हीप की जरूरत होगी, एंड सच इज एबल टू स्टोर एन अमाउंट ऑफ टेक्स्ट दैट इज अननोन एट द कंपाइल टाइम. यू कैन क्रिएट अ स्ट्रिंग यूजिंग द फ्रॉम स्ट्रिंग लिटरल लाइक दिस. तो एक स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है. अब ये वाली एग्जांपल तो बहुत सिंपल थी. अब एक स्ट्रिंग बनाते हैं यूजिंग द स्ट्रिंग दिस स्ट्रग. तो हमने एक बनाया स्ट्रिंग कोलन फ्रॉम. स्ट्रिंग के अंदर एक फ्रॉम फंक्शन को कॉल करो और यहाँ पे हेलो पास कर दो. तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग लिटरल को यूज़ करेगा और हमारे लिए एक स्ट्रिंग बनाएगा जो कहाँ पर स्टोर होगा, हीप के ऊपर स्टोर होगा. तो दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर प्रिंट ln करते हैं एस इक्वल्स एंड हम बस यहाँ पर डाल देते हैं एस. सो लेट्स सी दैट व्हाट वी आर गेटिंग. तो अगर मैं इसको रन करूँगा, यू विल गेट द सेम आउटपुट, दैट इज एस इक्वल्स टू हेलो. नाइस. The double colon operator allows us to use namespace in particular from function under the string type rather than using some sort of name like string underscore from. We'll discuss this syntax more in the method syntax. So chapter 5 में बात करेंगे इसकी, that is the next chapter. Okay. And we'll talk about the namespacing in the modules, that is in the chapter number 7. तो अभी हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग बनाया, ठीक है. एंड ये जो स्ट्रिंग है ये कहाँ पर स्टोर होगा, हीप पे. मतलब कि ये ग्रोएबल है. अगर आप यहाँ पे होवर करोगे ना, स्ट्रिंग इज द मोस्ट कॉमन स्ट्रिंग टाइप. इट हैज़ द ओनरशिप ओवर द कंटेंट stored in the heap. कैन यू सी, यहाँ पे लिखा है दैट इट इज stored in the heap. एंड ये क्या है ना, ये ग्रोएबल होते हैं, ये देखो ग्रोएबल होते हैं ये. सो दैट मीन्स मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकता हूँ, एस डॉट पुश एस टी आर, एंड यहाँ पर हम वर्ल्ड को पुश कर देते हैं. बट नाउ यू कैन सी दैट देर इज़ एन एरर कि आप एस के अंदर ना कुछ भी पुश नहीं कर पा रहे बिकॉज ये इम्यूटेबल है. इम्यूटेबल है बाय डिफॉल्ट, आप इसको म्यूटेबल बना दो, म्यूट कीवर्ड का यूज़ कर लो, सो म्यूटेबल बन गया. नाउ इफ आई विल रन द प्रोग्राम, व्हाट आर यू गेटिंग, यू आर गेटिंग हेलो वर्ल्ड, बिकॉज हम हेलो के साथ वर्ल्ड को पुश कर रहे हैं. यहाँ पर अगर हम एक स्पेस भी ऐड कर देंगे तो हेलो वर्ल्ड आ जाएगा. तो मैं रन टाइम के ऊपर कुछ भी स्ट्रिंग में ऐड कर पाया. डी सी दैट जब ये कोड चल रहा था, मैंने हेलो जितनी मेमोरी ली एंड फिर बाद में मैंने इसमें वर्ड ऐड कर दिया. क्यों? बिकॉज ये हीप के ऊपर एलोकेटेड है, तो मैं स्पेस को ग्रो या श्रिंक कर सकता हूँ. अगर ये स्टैक पे होता तो इसका साइज़ फिक्स होता, फिर मैं इसको ग्रो या श्रिंक नहीं कर सकता था. बट बिकॉज इसका साइज़, बिकॉज ये हीप पे एलोकेटेड था, तो मैं इसके अंदर चीज़ों को ऐड कर पाया, मैं इसको म्यूटेट कर पाया. ओके, so this is what they are doing here. So you can read this particular example. So what's the difference here? Why can string be mutated but literals not? The difference is how they two types deal with the memory. Okay, so memory and allocation की बात करते हैं. allocation क्या होता है? allocation का मतलब होता है heap पे allocate करना. In this case string literal, in the case of string literal जो पहले वाला केस था जहाँ पे हम string, इस string का यूज़ नहीं कर रहे थे, सिंपल ये यूज़ कर रहे थे. We know the contents at the compile time, so the text is hard coded directly into the final executable. उसमें मेमोरी का कोई वो ही नहीं था. हमने क्या किया, डायरेक्टली जो हमारी बाइनरी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है ना, जो हम रस सी से बनाते हैं, उसमें हार्ड कोड हो जाता है. दिस इज़ वाई स्ट्रिंग लिटरल्स आर फास्ट एंड एफिशिएंट, जिससे वो फास्ट हैं. बट दीज प्रॉपर्टीज ओनली कम फ्रॉम स्ट्रिंग लिटरल्स इम्यूटेबिलिटी. अनफॉर्चुनेटली वी कैन पुट अ ब्लॉब ऑफ मेमोरी into the binary for each piece of text whose size is unknown at the compile time and whose size might change while running the program. With the string type, ये string with capital S वाला है. In order to support mutable, growable pieces of text, we need to allocate an amount of memory on the heap.
unknown at the compile time to hold the content. This means the memory must be requested from the memory allocator at the runtime. We need a way returning this memory to the allocator when we are done with the string. तो यहाँ पे what we need is पहली बात हमें वो मेमोरी रिक्वेस्ट करनी होती है मेमोरी एलोकेटर से रन टाइम पे. तो ये रिक्वेस्ट करता है कि भाई हेलो तो ऑलरेडी है वर्ल्ड, मुझे और मेमोरी चाहिए. सो इट्स बेसिकली रिक्वेस्टिंग मेमोरी. ये बोल रहा है कि भाई 0 1 2 3 4 मतलब 5 कैरेक्टर्स की तो मेरे पास मेमोरी है, मुझे इन कैरेक्टर्स के लिए और मेमोरी चाहिए. सो दिस इज वन थिंग. वी नीड अ वे ऑफ रिटर्निंग दिस मेमोरी टू द एलोकेटर व्हेन वी आर डन. तो इसका क्या मतलब है कि जब हमारा ये काम खत्म हो गया तो हमें मेमोरी एलोकेटर को ये मेमोरी वापस भी करनी है कि भाई मेरा काम खत्म हो गया, अब ये मेमोरी तुम फ्री कर दो, मतलब कि तुम यूज़ कर लो. तो यहाँ पे वी हैव टू मैनेज टू थिंग्स. दैट फर्स्ट पार्ट इज डन बाय अस. ओके, तो पहला काम तो हमने किया, मेमोरी एलोकेट करने वाला काम हमने किया. इट्स इम्प्लीमेंटेशन रिक्वेस्ट द मेमोरी नीड्स. This is pretty much universal in the programming languages. However, the second part is different. जहाँ पे मेमोरी को हमें डीएलोकेट करना है, हमें वापस कर देना है. इन लैंग्वेजेस विद गार्बेज कलेक्टर, द गार्बेज कलेक्टर कीप्स ट्रैक ऑफ and cleans up the memory that isn't used anymore, which is fine. तो बाकी languages में you have a garbage collector, तो automatically उसको garbage collector रहता है and we don't need to think about it. In most languages without a garbage collector, it's our responsibility to identify when memory is no longer being used and to call the code explicitly to free it, just as we did to request it. ठीक है, तो C में like you have a free function, right? तो आपको मेमोरी को खुद ब खुद फ्री करना पड़ता है. अगर आप मेमोरी को फ्री नहीं कर रहे, इट्स अ मेमोरी लीक. आप मेमोरी को यूज़ कर रहे हो जिसको आप यूज़ ही नहीं कर रहे, आप उसको होल्ड करके बैठे हो. डूइंग दिस करेक्टली हैज़ हिस्टोरिकली बीन अ डिफिकल्ट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. इफ़ वी फॉरगेट वी वेस्ट मेमोरी. If we do it too early, we have an invalid memory. And if we do it twice, that's a bug too. We need to pair exactly one allocate with exactly one free. This is very important thing. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी एक. लेट्स से आपने ना, आप कोई और लैंग्वेज में काम कर रहे हो, आपने ना एक मेमोरी एलोकेट कर ली. अब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नंबर 1, आपने एलोकेट तो कर ली लेकिन आप इसको डी एलोकेट करना भूल गए, मेमोरी लीक हो रहा है. या फिर आपने इसको एलोकेट तो कर लिया, आपने इसको फ्री कर दिया, फिर आपने ना क्या किया, आपने इसको फ्री कर दिया एंड उसके बावजूद आप इसको यूज़ करने का ट्राई कर रहे हो. तो मतलब कि आपने ना अर्ली फ्री कर दिया, अभी करना नहीं था फ्री, अभी मेरे को ये मेमोरी चाहिए थी. तो उसमें क्या हो रहा है, आप एक ऐसे पॉइंटर को होल्ड करके बैठे हो जिसमें आपका डेटा ही नहीं है. डैंगलिंग रेफरेंसेस यू कैन से, राइट. सो आपने जल्दी फ्री कर दिया, विच इज़ वेरी बगी एंड वेरी क्रिटिकल एंड इट्स अ सिक्योरिटी इशू. या फिर हो सकता है कि आपने ना इसको एक बार फ्री कर दिया, आपने फिर से फ्री कर दिया. दिस इज़ ऑल्सो वेरी बैड. डेटा करप्ट हो जाएगा, है ना. जो मेमोरी ऑलरेडी आप एक बार फ्री कर चुके, अब वापस उस मेमोरी को फ्री करने का ट्राई कर रहे हो. तो मतलब कि एक एलोकेशन के साथ एक ही बार फ्री होना चाहिए, सिंक में रखना है. एक एलोकेशन के साथ एक ही बार फ्री होना चाहिए और तब तक फ्री नहीं करना जब तक आप उसको यूज़ कर रहे हो. तो जस्ट सोचो कि अगर आपको ये सब कुछ मैनेज करना हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट. मतलब कोड को जब आप पढ़ रहे हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि कब वो एलोकेट हो रहा है, कब फ्री हो रहा है, क्या मैं फ्री करने के बाद तो नहीं यूज़ कर रहा, क्या मैं इसको 2 बार तो नहीं फ्री कर रहा. तो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो रस्ट ने क्या किया, एक डिफरेंट पाथ लिया. द मेमोरी इज ऑटोमेटिकली रिटर्न वंस द वेरिएबल दैट ओन्स इट गोज आउट ऑफ स्कोप. ओनरशिप का कॉन्सेप्ट. रस्ट स्मार्ट है. रस्ट कहती है यार देखो, हम ना ओनरशिप का यूज़ करेंगे, हम ना ऐसे ट्रैक रखेंगे मेमोरी को, अगर ओनर गया तो हम मेमोरी को क्लियर कर देंगे. तो मतलब कि इस मेमोरी को क्लियर मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एलोकेट करूँगा मेमोरी, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई मेरे को ना मेमोरी दे. लेकिन जैसे ही इस मेमोरी का ओनर, ठीक है, रस्ट ट्रैक करेगी कौन किसका ओनर है. रस्ट को इतना काम करना पड़ेगा कि कौन किसका ओनर है. जैसे ही इस मेमोरी का ओनर आउट ऑफ स्कोप गया, रस्ट क्या करेगी, इसको फ्री कर देगी. समझ गए. तो ओनरशिप का कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, जब ये मेन आउट ऑफ स्कोप गया, ओनर एस का ओनर आउट ऑफ स्कोप गया, तो एस ने जो भी मेमोरी एलोकेट करवाई होगी वो चली जाएगी. ओके. सो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर अगर ये इसका स्कोप है, तो जैसे ही ये स्कोप से बाहर जाएगा, तो जैसे ही स्कोप ओवर, एस इज नो लॉन्गर वैलिड. Okay, so Rust takes a different path. The memory is automatically returned once the variable that owns it goes out of scope. So there is a natural point at which we can return the memory, there is a natural point at which we can return the memory our string needs to the allocator. When s goes out of scope, when the variable goes out of scope, Rust calls a special function for us. तो Rust internally एक function को कॉल करता है जिसको हम कहते हैं drop. तो ये drop भी हम देखेंगे, हम खुद का drop भी बनाएंगे, ठीक है. And it's where the author of string can put the code to return the memory. तो दैट मीन्स ये जो हमारा स्ट्रिंग है ना, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ. यहाँ पे जो ये स्ट्रिंग है ना, इसके ऊपर ना एक ड्रॉप फंक्शन होगा, ठीक है, इसके ऊपर एक ड्रॉप फंक्शन होगा. तो
रस्ट क्या करेगी इंटरनली, इस स्ट्रिंग के ऊपर ना इस ड्रॉप फंक्शन को कॉल करेगी एंड वो ड्रॉप फंक्शन इंटरनली मेमोरी को वापस करने का काम करेगा। ठीक है, तो लाइक यू विल हैव अ ड्रॉप एंड आप ड्रॉप कर दोगे एस को, तो समथिंग लाइक दैट, यू कैन सी दैट समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये हमें नहीं करना है, ये रस्ट खुद ब खुद कर लेगी। ओके, सो हमें ये नहीं करना है। सो एस जो है, जो ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसके अंदर यू विल हैव अ ड्रॉप फंक्शन। ओके, सो क्या लिखा है, द फंक्शन इज कॉल्ड ड्रॉप and it's where the author of the string can put the code to return the memory. Rust calls drops automatically at the closing curly bracket. So आप इस ड्रॉप को क्लिक करके देख भी सकते हो दैट ये ड्रॉप क्या है, एग्जीक्यूट्स अ डिस्ट्रक्टर फॉर दिस टाइप। तो ड्रॉप बेसिकली एक तरह का डिस्ट्रक्टर है। ओके, नाउ वन थिंग, हाँ यहाँ पर एक चीज़ देखिए आपने, दिस मेथड इज कॉल्ड इम्प्लिसिटली व्हेन द वैल्यू गोज आउट ऑफ स्कोप। ठीक है, ड्रॉप का मैं बता रहा हूँ, एंड कैन नॉट बी कॉल्ड एक्सप्लिसिटली, यानी कि जो प्रोग्रामर्स हैं हम इसको कॉल नहीं कर सकते, इस ड्रॉप फंक्शन को जिस पे भी इंप्लीमेंटेड है हम इसको कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर। So, Rust calls drops automatically. So, note in C++, the pattern of deallocating resources at the end of the item's lifetime is sometimes called resource acquisition is initialization. The drop function Rust will be familiar to you if you have used this thing. So, I don't know. ओके, मैंने C++ से काम तो किया है बट इतना डीपली काम नहीं किया है। दिस पैटर्न हैज़ अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द वे रस्ट कोड इज रिटन। इट मे सीम सिंपल राइट नाउ बट द बिहेवियर ऑफ द कोड कैन बी अनएक्सपेक्टेड इन मोर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस व्हेन वी वांट टू हैव मल्टीपल वेरिएबल्स यूज द डेटा वी हैव एलोकेटेड ऑन द हीप। लेट्स एक्सप्लोर सम ऑफ द सिचुएशंस नाउ। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग करते हैं। सो यहाँ पर वेरिएबल्स के साथ थोड़ा सा काम करते हैं। अब आपको ना बहुत चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी, बस एक चीज़ याद रखना इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कि कौन सी चीज़ हीप में जा रही है और कौन सी चीज़ स्टैक पे जा रही है। मल्टीपल वेरिएबल्स कैन इंटरैक्ट विद द सेम डेटा इन डिफरेंट वेज। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, कॉपी करते हैं इसको, एंड मैं यहाँ पर एक सिंपल से एग्जांपल पेस्ट करता हूँ। हमने एक एक्स वेरिएबल लिया जिसको हमने असाइन की वैल्यू 5 एंड उसके बाद एक वाई वेरिएबल लिया जिसकी हमने वैल्यू कर दी x। तो यहाँ पर ना एक सिंपल सा काम करते हैं, एक प्रिंट कर लेते हैं दैट x इज x एंड y इज y। ठीक है, सो एज यू माइट हैव एक्सपेक्टेड इसकी आउटपुट बहुत ही सिंपल से होने वाली है, दैट इज x क्या है 5 और y भी क्या है 5। अब अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 10 कर देता हूँ, मैं नहीं कर सकता बिकॉज वो म्यूटेबल नहीं है, तो ठीक है इसको म्यूटेबल बना लो। तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब इफ़ आई आस्क यू कि हमने इसको म्यूटेबल बनाया 5 को, 5 x की वैल्यू हमने y में डाल दी और फिर x की वैल्यू चेंज कर दी, तो x की वैल्यू तो यहाँ पर 10 होगी, क्या y की वैल्यू 5 ही रहेगी या फिर वो भी 10 हो जाएगी? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। तो अगर हम इसको रन करते हैं यू कैन सी दैट x तो चेंज हुआ लेकिन y 5 ही रहा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ होगा, कैन आई से दैट यहाँ पर जो वैल्यू थी वो कॉपी हुई, जो वैल्यू थी वो कॉपी हो गई, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइन नंबर 3 पे x के अंदर 5 की वैल्यू थी तो वो कॉपी हो गई। तो y का x के साथ कोई रिलेशन नहीं है, y के पास अपनी एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है दैट इज 5। तो अगर मैं x को चेंज भी कर रहा हूँ मेरी y वैल्यू चेंज नहीं हो रही। सो वी कैन प्रोबेबली गेस दैट व्हाट्स डूइंग दैट बाइंड द वैल्यू ऑफ 5 टू x देन मेक अ कॉपी, copy word यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, copy of the value in x and bind it to y. We now have two variables x and y both equal to 5. Then indeed what happening, because the integers are simple value at the known fixed size and these two 5 values are pushed onto the stack. तो मतलब कि सो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे स्टैक के अंदर दो वेरिएबल्स होंगे x एंड y, दोनों की वैल्यू 5। ठीक है, बिकॉज इनका जो साइज है वो नोन है। अब एक काम करते हैं, इसी एग्जाम्पल को दोबारा से लिखते हैं बट यूजिंग स्ट्रिंग्स। तो भाई देखो मैं क्या करूँगा, एक लेट लेते हैं x जिसकी हमने एक वैल्यू सेट कर लेते हैं स्ट्रिंग हाइफन फ्रॉम। ठीक है, एंड इसको ना हम रख देंगे दैट आई एम x। ठीक है, डन। ठीक है, नो वरीज, प्रिंट एल एन भी करके देख लेते हैं। ठीक है, प्रिंट एल एन दैट x इज वॉट्स एवर इज x की वैल्यू, नॉट एस x की वैल्यू। बहुत ही एक सिंपल सा प्रोग्राम एंड यू कैन सी इट्स रनिंग फाइन। अब एक काम करते हैं, अब हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, लेट y इज इक्वल टू, इसको x के इक्वल कर देते हैं, इसको ना हम x के इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो रहा है, यहाँ पर एरर आने लग गया। जैसे ही हमने ये वाली लाइन ऐड की कुछ हमारे पास एरर आने लग गया। एरर पर ना एक बार क्या, बोरो ऑफ मूव्ड वैल्यू x वैल्यू बोरोड हेयर आफ्टर मूव। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस लुक्स वेरी फेमिलियर सो वी माइट अज्यूम दैट द वे इट वर्क शुड बी द सेम, दैट द सेकेंड लाइन वुड मेक अ कॉपी ऑफ द वैल्यू ऑफ s1 एंड बाइंड टू s2। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर भी s1 जो है वो कॉपी हो जाएगा s2 में, जैसे कि यहाँ पर हुआ था, बट ऐसा नहीं हुआ।
आपने देखा अभी ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? एक ये दे आर सेइंग टेक अ लुक एट दिस फिगर, ठीक है, टू सी व्हाट्स हैपनिंग टू द स्ट्रिंग अंडर द कवर। अ स्ट्रिंग इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, ठीक है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। रस्ट के अंदर जो एक स्ट्रिंग बनता है ना, जब हम ये स्ट्रिंग बनाते हैं, इसके 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, शोन इन द लेफ्ट। अ पॉइंटर टू द मेमोरी, पहला होता है एक पॉइंटर जो सच में एक हीप को पॉइंट करता है, दैट्स होल्ड द कंटेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग। अ लेंथ, कितनी लेंथ है इसकी, हेलो की कितनी लेंथ होती है 5, एंड इसकी कैपेसिटी। तो ये जो S1, ये जो हमने x वेरिएबल बनाया ना, इसको हम S1 ले लेते हैं, ठीक है, बिकॉज एग्जांपल्स में ना हर जगह S1 यूज़ कर रहे हैं। तो S1 बेसिकली क्या होल्ड कर रहा है, इसको S1 कर दो भाई, एंड इसको भी S1 कर दो, एंड फॉर सम रीजन ये पता नहीं क्यों यहाँ पर आ गया। ओके, सो यू कैन सी दैट मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं, एंड जस्ट इन केस अगर आप कोड को थोड़ा प्लेन फॉर्मेट में देखना चाहते हो तो दिस इज द कोड, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पर यू माइट थिंक दैट ये कॉपी होगा, बट ये कॉपी नहीं हुआ। तो मतलब कि ये जो S1 है ये क्या होल्ड कर रहा है, ये एक पॉइंटर है, यहाँ पर S1 एक पॉइंटर है। इस पॉइंटर के अंदर 3 चीज़ें, नंबर 1 इज द PTR इटसेल्फ, दैट इज हेयर, जहाँ पर भी वो हीप को पॉइंट कर रहा है। इसकी लेंथ क्या है 5, इसकी कैपेसिटी क्या है 5, ओके। The length is how much memory in bytes the content of the string is currently using. The capacity is the total amount of memory in bytes that the string has received from the allocator. तो allocator हो सकता है तुम्हें ज़्यादा मेमोरी दे, allocator ने तुम्हें कितनी मेमोरी दी, वो कैपेसिटी है, एंड तुम्हारा स्ट्रिंग कितनी लेंथ का है, वो है लेंथ। द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड कैपेसिटी मैटर्स, बट नॉट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, सो फॉर नाउ इट्स फाइन टू इग्नोर द कैपेसिटी। तो भाई वो कह रहे हैं कैपेसिटी को इग्नोर करो, आगे बढ़ो। When we assign S1 to S2, the string data is copied, meaning we copy the pointer, the length and the capacity that is on the stack. तो जैसे ही हमने इस एग्जांपल में बात की थी दैट एक्चुअली में अगर हम ये वाली चीज़ को रिपीट करते हैं कि लेट S2 इज इक्वल्स टू इनपुट, तो बेसिकली क्या होता है, ये S2 एक और पॉइंटर बनता है, एक और पॉइंटर बनता है जो इनपुट के अंदर जो भी चीज़ें थी उसको कॉपी करता है, ठीक है। दैट मीन्स काइंड ऑफ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो आपके पास एक S1 पॉइंटर था जो पॉइंट कर रहा था इस मेमोरी लोकेशन को, कैपेसिटी एंड वो। जब आपने ये लाइन लिखी ना S2 इक्वल्स टू S1, तो ये इसने S1 इस टेबल को कॉपी कर लिया, मतलब कि इसका पॉइंटर भी इसी को पॉइंट कर रहा है, लेंथ भी यही है एंड कैपेसिटी भी यही है, ठीक है। यू माइट थिंक ऐसा हो रहा होगा। सो we assign S1 to the S2, the string data is copied, meaning we copy the pointer. Data copy नहीं होता है, सिर्फ pointer copy हुआ, the length, the capacity on the stack, ठीक है। तो यानी कि ये 3 चीज़ें कॉपी हो गई। We do not copy the data on heap. हम हीप पे डेटा क्यों नहीं कॉपी करते, बिकॉज हीप के ऊपर डेटा को कॉपी करना इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आपको फिर से एक नया एलोकेटर चाहिए, आपको फिर से मेमोरी एलोकेट करना, आपको फिर से वो सारी चीज़ें उसमें उस पर्टिकुलर हीप में कॉपी करनी है, फिर उसका एक नया पॉइंटर बनाना है, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। तो कभी भी हीप के ऊपर डेटा कॉपी नहीं होता, इट्स बेसिकली उसका सिर्फ पॉइंटर कॉपी होता है। द रिप्रेजेंटेशन डज नॉट लुक लाइक इन 4-3, ठीक है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ऐसा होगा, है ना, हम कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब मैंने ये वाली स्टेटमेंट लिखी होगी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई S1 कुछ ऐसा है, तो S2 करूँगा तो हीप पे भी डेटा कॉपी हो जाएगा और एक नया पॉइंटर बन जाएगा जो एक नई मेमोरी लोकेशन को कर रहा है। बट द रिप्रेजेंटेशन डज नॉट लुक लाइक 4-3, which is what memory should look like if Rust instead copied the data in the heap. If Rust did this, okay, the operation S2 equals to S1 could be very expensive in terms of runtime performance, because heap के ऊपर आपको डेटा को कॉपी करना इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एलोकेटर को बोलो भाई मेरे को इतने डेटा चाहिए, फिर उसमें सारे डेटा कॉपी करो, फिर नया पॉइंटर बनाओ, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो कभी भी ऐसा नहीं होता, ठीक है, हीप में डेटा कभी भी कॉपी नहीं होता। So earlier we said that when a variable goes out of scope, Rust automatically calls the drop function and cleans up the memory for us. But figure 4-2, that means this particular figure, okay, shows both data is pointing to the same location. The problem is that when S2 and S1 goes out of scope, they both will try to free the same memory. On point example, ठीक है। This is known as double free error and is one of the memory safety bugs we mentioned previously. Freeing a memory twice that can lead to memory corruption, which can potentially lead to security vulnerabilities. तो ये पता है क्या कह रहे हैं, मैंने इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ। सो कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं हम इस इमेज को एंड हम यहाँ पर कर लेते हैं पेस्ट। तो वो कह रहे हैं कि लेट से अगर ऐसा हुआ होता, अगर रस्ट ऐसा करती एंड इसकी क्वालिटी इतनी ख़राब क्यों आ रही है, अब सही आया, ठीक है। तो यू कैन सी दैट हेयर वी हैव द इमेज। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम इस तरह का कुछ करते तो लेट से अगर S1 ना आउट ऑफ स्कोप चला गया,
तो यू नो जब भी कोई वेरिएबल आउट ऑफ स्कोप जाता है तो उसकी मेमोरी क्लियर कर देनी चाहिए। तो जैसे ही S1 आउट ऑफ स्कोप जाएगा तो रस्ट का कंपाइलर बेसिकली इसको क्लियर करने का ट्राई करेगा, या कोई भी लैंग्वेज का कंपाइलर इसको क्लियर कर देगा। ठीक है, पहली प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट क्या हुई कि अब देखो S2 एक ऐसी जगह को पॉइंट कर रहा है जो ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, जब बाद में S2 आउट ऑफ स्कोप जाएगा तो फिर से वो इसको क्लियर करने का ट्राई करेगा। डबल फ्री एरर है ना, आप एक ही मेमोरी को डबल टाइम फ्री करने का कर रहे हो। तो ये प्रॉब्लम है इस अप्रोच के साथ। तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं, तो अर्लियर वी सेड व्हेन सो द प्रॉब्लम इज व्हेन S2 and S1 goes out of scope, they both will try to free the same memory. This is known as double free error and is one of the memory safety bugs that we mentioned. तो मतलब कि दोनों एक ही मेमोरी को दो बार क्लियर करना इज नॉट गुड। टू इंश्योर मेमोरी सेफ्टी आफ्टर द लाइन लेट S2 इक्वल्स टू S1, इस लाइन के बाद रस्ट कंसिडर्स S1 एज नो लॉन्गर वैलिड। आपने क्या किया, रस्ट क्या करती है, रस्ट बोलते हैं भाई जब तुम ये लाइन लिखते हो ना S2 इक्वल्स टू S1, वो S1 को इनवैलिडेट कर देती है, S1 को हटा देती है। रस्ट डजंट नीड टू फ्री एनीथिंग व्हेन S1 गोज आउट ऑफ स्कोप। Check out what happens when you try to use S1 after S2 is created. तो ये प्रोग्राम काम ही नहीं करेगा। हमने अभी देखा ना, ये प्रोग्राम चल रहा है, नहीं चल रहा। क्यों? बिकॉज रस्ट ने क्या किया, जैसे ही आप इसको S1 S2 में डालते हो तो वो S1 को इनवैलिडेट कर देती है। इनवैलिडेट कर दो तो हमें कुछ इस तरीके का एरर आया। सो if you have heard the term shallow copy and deep copy while working with other programming languages, the concept of copying the pointer length and capacity without copying the data probably sounds like making a shallow copy. But because Rust also invalidates the first variable, instead of being called a shallow copy, it's called a move. तो इस पर्टिकुलर टाइम पे पता क्या हुआ, जब आपने लिखा S2 इक्वल्स टू S1, S1 इनवैलिडेट कर दिया, S1 चला गया। देखो उन्होंने हाईलाइट किया हुआ ना, चला गया। अब S2 ही है जो इसको पॉइंट कर रहा है, तो मतलब कि S1 मूव हो गया S2 के अंदर। एंड अगर हमने अभी ओनरशिप के रूल्स पढ़े थे, आपको याद है दैट वन वैल्यू कैन ओनली हैव वन ओनर। तो एग्जैक्टली तो यहाँ पर क्या हुआ, S1 उसका ओनर था, लेकिन जैसे हमने ये लाइन लिखी हमने इसकी ओनरशिप मूव कर दी। अब S1 की ओनरशिप जहाँ पर भी S1 पॉइंट कर रहा था उसका ओनर अब S2 बन गया और S1 इनवैलिडेट हो गया। एंड दैट इज द रीजन मैं यहाँ पर S1 को यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज वो वैल्यू यहाँ पर मूव हो गई। सो बोरो ऑफ अ मूव्ड वैल्यू, S1 मूव हो गया, S1 वैल्यू बोरोड आफ्टर मूव। ठीक है, तो अगर हम इस लाइन को नहीं लिखते थे, कमेंट आउट करते हैं, तो ये लाइन बिल्कुल सही चलेगी। बट इस लाइन को लिखते ही S1 को तुमने S2 में मूव कर दिया, S1 इनवैलिड हो गया एंड S1 को हम यूज़ नहीं कर सकते। दैट सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम। क्यों? बिकॉज S1 तो इनवैलिडिटी हो गया। तो जब भी अब S2, बिकॉज दैट इज द ओनली सिंगल ओनर, जब वो आउट ऑफ स्कोप जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेमोरी को एक ही बार क्लियर करेगा। ठीक है, सो व्हेन इट गोज आउट ऑफ स्कोप अलोन इट विल फ्री द मेमोरी। तो ऐसा नहीं है कि S1 भी क्लियर करेगा मेमोरी को, S2 भी करेगा, नहीं, सिर्फ S2 ही क्लियर करेगा। इन एडिशनल दिस देयर इज अ डिजाइन चॉइस दैट implies us by this, Rust will never automatically create deep copies of the data. Therefore, any automatic copying can be assumed be expensive in terms of Rust performance. तो रस्ट खुद ब खुद ना कोई डीप कॉपी बनाने का ट्राई नहीं करेगी। रस्ट कभी भी हीप के ऊपर खुद ब खुद कॉपीज़ नहीं बनाएगी, बिकॉज दैट इज़ एक्सपेंसिव। बट अगर आप चाहते हो बनाना तो आप डॉट क्लोन फंक्शन का यूज़ कर लो। अब आप क्या कर रहे हो, आप S1 को मूव नहीं कर रहे हो, आप S1 को क्लोन कर रहे हो। क्लोन पता है क्या करता है, फिर से हीप के ऊपर वो एक्सपेंसिव ऑपरेशन करेगा, जिसमें वो हीप में एक न्यू मेमोरी लोकेशन बनाएगा, न्यू मेमोरी एलोकेटर से एक मेमोरी मांगेगा, उसमें डेटा को कॉपी करेगा, रिटर्न करेगा एक न्यू पॉइंटर। अब S1 डिफरेंट है, S2 डिफरेंट है, तो यू कैन सी दैट S1 चल रहा है। एंड अगर आप यहाँ पे S2 को भी console डॉट लॉग आई मीन प्रिंटलन कर लेते हो तो यू विल सी S2 भी चल रहा है। एंड ये दोनों आपस में बिल्कुल अलग हैं। तो अगर मैं इसको म्यूटेबल बना देता हूँ एंड मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे S2 के अंदर कुछ पुश स्ट्रिंग करता हूँ दैट this is S2, तो what you will notice is, यहाँ पे सेमीकोलन, what you will notice is that सिर्फ S2 चेंज हुआ, S1 नहीं, बिकॉज आपने क्लोन किया। अब ये पर्टिकुलर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है, बट ठीक है ना, आप कर रहे हो, रस्ट इम्प्लिसिटली नहीं कर रही है। तो प्रोग्रामर को पता है कि भाई वो जो ये कर रहा है ये एक्सपेंसिव है, तो भाई इस चीज़ के तुम जिम्मेवार हो। अगर तुम्हारा प्रोग्राम स्लो होता है इस चीज़ के कारण, तो भाई उसकी जिम्मेवार तुम हो, बिकॉज तुमने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया कि हाँ भाई मेरे को क्लोन करना है। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि हाँ आप क्लोन कर रहे हो तो आपको पता है कि आप क्या क्लोन कर रहे हो। सो यहाँ पर देर इज़ एनी ऑटोमेटिक कॉपिंग कैन बी अज्यूम दैट इज इन एक्सपेंसिव। ठीक है, तो वो खुद ब खुद नहीं करती, ऑटोमेटिकली नहीं करेगी। तुम्हें करना है तो तुम क्लोन फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरिएबल्स एंड डेटा interacting with clone. Okay, if we do want to make a deep copy,
okay, deeply copy the heap data of the string, not just the stack data, we can use a common method called clone. We'll discuss method syntax in chapter number 5, but because methods are a common feature in many programming languages, you probably have seen them before. सो हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोन. तो हम क्या कर सकते हैं, हम S1 को डॉट क्लोन कर सकते हैं. एंड एक चीज़ अगर आपने यहाँ पर नोटिस की होगी, दैट अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ विच इज़ इनवैलिड, ये मेरे को एक सजेशन भी देता है कि भाई आप ना इसको क्लोन कर लो. कंसिडर क्लोनिंग द वैल्यू टू इफ परफॉर्मेंस कॉस्ट इज एक्सेप्टेबल. रस्ट की जो हेल्प्स है ना, दिस इज़ लाइक सो कूल. मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी एरर मैसेजेस हैं. तो यू कैन सी दैट आप इसको क्लोन कर लो, मूव मत करो. अगर आप उसको यहाँ पे यूज़ करना है तो आप इसको क्लोन कर लो इफ़ परफॉर्मेंस कॉस्ट इज एक्सेप्टेबल. आई मीन ग्रेट वर्क. दिस वर्क्स जस्ट फाइन एंड एक्सप्लिसिटली प्रोड्यूसेस द बिहेवियर शोन इन फिगर 4.3. तो ये बेसिकली क्या करता है, ये 4.3 ये चीज़ करता है. जब हम डॉट क्लोन करते हैं तो वो एक्जैक्टली ये वाली चीज़ करता है. नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हीप का डेटा भी कॉपी किया एंड पॉइंटर भी एक न्यू बनाया. ओके, सो दिस इज व्हाट द क्लोन फंक्शन इज डूइंग and where the heap data gets copied. When you see a call to clone, you know that some arbitrary code is being executed and that code may be expensive. It's visual indicator that something different is going on. तो इससे ना एक obvious चीज़ होती है. तो मैंने बताया था ना रस्ट काफ़ी obvious language है. तो इससे एक obvious चीज़ हो रही है कि भाई प्रोग्रामर ने डॉट क्लोन खुद अपने हाथों से लगाया. तो मतलब कि ठीक है, ये परफॉर्मेंस में थोड़ा सा बुरा है, बट ठीक है, दिख रहा है ना सामने, अपने आप नहीं हो रहा है. ठीक है, अपने आप नहीं हो रहा है एटलीस्ट. सो दिस इज वॉट दे आर सेइंग. ठीक है, स्टैक ओनली डेटा कॉपी. बट यहाँ पर जो हमने पहले एग्जांपल ली थी, राइट, ये हमने सामने, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर बेसिकली कॉपी हो रहा था बिकॉज इट्स जस्ट अ स्टैक डेटा. बट दिस कोड सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट व्हाट वी हैव जस्ट लर्न. वी डोंट हैव टू कॉल द क्लोन फंक्शन ऑन x, but it's still valid and it wasn't moved to y. The reason is that types such as integers that have a known fixed size at compile time are stored entirely on the stack. So copies of the actual values are quick to make. Okay, that means that there is no reason we want to prevent x from being valid after creating y variable. In other words, there is no difference between deep and shallow copy here. So calling clone wouldn't do anything different from usual shallow copying and we can leave it out. यहाँ पर अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रस्ट हैज़ अ स्पेशल एनोटेशन कॉल्ड एज कॉपी ट्रेट दैट वी कैन प्लेस ऑन टाइप्स दैट आर स्टोर्ड ऑन दी स्टैक एज इंटीजर्स आर. चैप्टर 10 में ना हम ट्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे. सो इफ़ अ टाइप इम्प्लीमेंट्स द कॉपी ट्रेट वेरिएबल्स दैट यूज इट डू नॉट मूव बट रादर ट्रिवियली कॉपीज मेक देम वैलिड आफ्टर असाइनमेंट टू द अनदर वेरिएबल. तो रस्ट के अंदर क्या होता है, एक कॉपी ट्रेट होता है कि अगर आप किसी टाइप के ऊपर कॉपी ट्रेट को इंप्लीमेंट करोगे तो वो सच में कॉपी होगा. रस्ट वोंट लेट अस एनोटेट अ टाइप विथ कॉपी इफ द टाइप और एनी अदर पार्ट्स हैज implemented the drop trait. If the type needs something special to happen when the value goes out of scope and we add the copy annotation to the type, we get compile time error. To learn about how to add the copy annotation, so you can see this thing. तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम एक copy trait कैसे लगा सकते हैं. तो हम ना डेरिवेटिव का यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक सर्च करें कॉपी. ओके, सो कॉपी सर्च करें. ओके, एनीवे आई डोंट नो, इन्होंने एग्जाम्पल में कहीं स्ट्रिंग का एग्जाम्पल नहीं लिया, बट ठीक है. सो what types implement the copy trait? You can check the documentation for the given type to be sure, but general rule is any group of simple scalar values can implement copy, and nothing that requires allocation or some form of resource implication implement can copy. Here are some of the types that implement copy. जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब कॉपी ट्रेट को इंप्लीमेंट करते हैं, दैट्स वाई दे आर गेटिंग कॉपीड. बूलियंस, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कैरेक्टर्स, टपल्स. if they contain only types that can also implement the copy. For example, एक टपल अगर दोनों में i32 है तो वो कॉपी करेगा, लेकिन अगर एक में स्ट्रिंग है तो वो कॉपी नहीं करेगा. सो दिस इज द कॉपी ट्रेट. प्लस हमें पता लगा दैट किस तरह से ओनरशिप काम करती है. अब हम ओनरशिप को अब हमें थोड़ा थोड़ा ओनरशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया थोड़ा सा, है ना, कि ओनर होता है, एक ही ओनर होता है. अब फंक्शंस के साथ देखते हैं ओनरशिप्स को. The mechanics of passing a value to a function are similar to those we are assigning the value to a variable. Passing a variable to a function will move or copy just like the assignment does. एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, अब यहाँ से चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं. मेन फंक्शन बहुत सिंपल, एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, ऐड. ठीक है, ऐड लेते हैं. ये क्या करेगा, एक एक्स वेरिएबल लेगा i32 का, एंड ये ना रिटर्न भी करेगा एक i32. एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे x+10. एंड अब हमें ये सिंटैक्स क्लियर होना चाहिए बिकॉज राइट हमने ये डिस्कस कर लिया दैट व्हाट इट इज डूइंग.
तो अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ नम, जिसकी हम वैल्यू रख देते हैं 10, एंड मैं यहाँ पर कॉल करूँगा लेट रिजल्ट इक्वल्स ऐड फंक्शन को कॉल किया एंड नम पास कर दिया, एंड यहाँ पर अगर मैं प्रिंट एलन करता हूँ दैट नम इज़ नम, ठीक है, हम नम को भी प्रिंट कर लेते हैं, एंड रिजल्ट इक्वल्स एंड जो भी हमारा यहाँ पर रिजल्ट आया, सो यहाँ पे हमारा आ गया रिजल्ट। अब अगर इस प्रोग्राम को रन करेंगे यू कैन सी दैट हमने 10 पास किया तो 20 मिला, अगर हम यहाँ पर लेट से 15 पास करते तो हमें 25 मिलता, करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब इस ऐसा ही एक और फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, ऐसा ही एक और फंक्शन बनाते हैं fn टेक्स ओनरशिप, ठीक है। ये क्या करेगा, एक वेरिएबल लेगा s जिसका टाइप क्या होगा स्ट्रिंग, और ये बस क्या करेगा प्रिंटलन कर देगा दैट इनसाइड ओनरशिप, एंड यहाँ पर हम प्रिंट कर लेते हैं हमारे s को एंड प्रोग्राम को कर देते हैं एंड। बहुत ही सिंपल सटल सा एक प्रोग्राम, ठीक है। अब इसी प्रोग्राम में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, लेट s, इसको हम कुछ नाम देते हैं नेम, ओके, नेम ले लेते हैं, नेम इक्वल्स, हमने एक स्ट्रिंग बना रहे हैं यूजिंग द फ्रॉम कीवर्ड, सो स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम, एंड इसको हम बोलेंगे पीयूष गर्ग हीप पे एलोकेटेड, नाइस। फिर हम बोलेंगे टेक्स ओनरशिप, एंड इसमें ना हम अपने नेम को पास कर देंगे, ठीक है। सो गेस करो एक बार इसकी आउटपुट क्या होगी, ठीक है, एक बार आप गेस करो इसकी आउटपुट क्या होगी। मैं एक मिनट टर्मिनल को बंद कर लेता हूँ। सो कैन यू गेस दी आउटपुट? ओके, आई होप आपने आउटपुट गेस किया होगा। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग इनसाइड द ओनरशिप, पीयूष गर्ग हमें पास किया था, दैट मीन्स यहाँ पर पीयूष गर्ग आया, फिर नंबर आया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे एंड हम बोलेंगे दैट वैल्यू ऑफ नेम इज, एंड यहाँ पर हम नेम को प्रिंट करने का ट्राई करते हैं। एरर आया, यहाँ पर एरर आया, बोरो ऑफ मूव्ड वैल्यू, सेम एरर है। तो हुआ क्या है, यहाँ पर ना हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक नेम बनाया था, कहाँ पर बनाया था, हीप पे। हमने जब इस फंक्शन को कॉल किया, इसका ओनर चेंज हो गया। याद है ये S2 वाली एग्जांपल याद है, जब हमने S1 को S2 पे असाइन किया था, यही तो हो रहा है। इस नेम को आप इस S पे असाइन कर रहे हो, तो इसकी जो ओनरशिप है ना, इस नेम की जो ओनरशिप है वो चली गई यहाँ पर। अब हमारे ये जो वेरिएबल था नेम, जहाँ पर जिस भी मेमोरी लोकेशन पे बना था, उसका ओनर कौन है, उसका ओनर है टेक्स ओनरशिप। अब जब ये फंक्शन यहाँ पे चला और ये फंक्शन यहाँ से चला गया, एग्जिट आउट कर गया, तो वो क्या करेगा, क्लीन अप करेगा। याद है जब भी कोई ओनर जाता है तो वो क्लीन अप करता है। तो जैसे ये फंक्शन आउट ऑफ स्कोप जाएगा, फंक्शन खत्म होगा, तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नेम को खत्म कर देगा, क्लियर कर देगा। एंड बिकॉज उसने क्लियर कर दिया, इस पॉइंट के बाद लाइन नंबर 8 के बाद क्या आप नेम को एक्सेस कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज भाई वो वैल्यू मूव हो चुकी है, उसका ओनर मूव हो चुका है, ओनर आया स्कोप में, ओनर खत्म हुआ, ओनर ने वैल्यू को डिलीट कर दिया। अब आप यहाँ पे नेम को एक्सेस नहीं कर सकते। रस्ट का ये जो बोरो चेकर है ना, ये जो कंपाइलर है, बहुत स्मार्ट है इन चीज़ों में। ये कंपाइल टाइम पे पकड़ लेता है ऐसे एरर। देखो कंपाइल टाइम पे मेरे को बता रहा है कि भाई आपने एक बोरोड मूव्ड वैल्यू को ट्राई कर रहे हो बोरो करने का, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। तो यहाँ पे यही एरर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द मैकेनिक्स ऑफ पासिंग अ वैल्यू टू अ फंक्शन आर सिमिलर टू दोज ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। पासिंग अ वेरिएबल टू अ फंक्शन विल मूव और कॉपी जस्ट लाइक द असाइनमेंट डज। तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में जब हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया था, बिकॉज ये एक स्टैक पे था, कॉपी ट्रेट इंप्लीमेंट करता था, तो ये कॉपी हुआ क्योंकि वो एक फिक्स साइज है, वो एक स्टैक पे है। बट ये हीप वाला था, तो इसमें क्या हुआ, इसमें मूव हुआ, इसमें कॉपी नहीं हो सकता, ठीक है, जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं। तो इस एग्जांपल के हिसाब से व्हाट इज हैपनिंग इज, जब आप टेक्स ओनरशिप कॉल करते हो तो ये फंक्शन इसकी ओनरशिप ले लेता है, इस एस वेरिएबल की ओनरशिप ले लेता है। और जैसे ही ये फंक्शन अपना एग्जीक्यूशन खत्म करेगा, ये क्या करेगा, ड्रॉप को कॉल करेगा सम स्ट्रिंग के ऊपर। और जैसे ही सम स्ट्रिंग का कुछ एस ड्रॉप कॉल होगा, तो ये पर्टिकुलर वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि इस लाइन के बाद हम कभी भी एस को यूज़ नहीं कर सकते। ओके, इफ़ वी ट्राई टू यूज़ एस आफ्टर द टेक्स ओनरशिप कॉल, यानी कि इस फंक्शन के बाद एस को कॉल करने का ट्राई करोगे, रस्ट विल थ्रो अ कंपाइल टाइम एरर, दी स्टैटिक चेक्स protect us from mistakes. Try adding the code to the main that uses s and x where you can use them and you will see. Okay, तो यहाँ से पता लग रहा है दैट हमारा जो ओनरशिप है वो कैसे काम कर रहा है। तो अब रिटर्न एंड स्कोप का देखते हैं। रिटर्निंग वैल्यूज कैन ऑल्सो ट्रांसफर द ओनरशिप। ओके, तो यहाँ पर एक फंक्शन, अब यहाँ से बस क्या है ना, आपको बस समझना है चीज़ों को। नहीं समझ आए इस वीडियो को दोबारा देखना, बस समझो। अब एक फंक्शन बनाते हैं, गिव्स ओनरशिप, ठीक है, टेक्स ओनरशिप समझ आ गया होगा। गिव्स ओनरशिप ये रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग टाइप। ये क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग टाइप। इसके अंदर ना हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, ठीक है। तो एक लेट बनाते हैं, एस इक्वल्स स्ट्रिंग हाइफन हाइफन फ्रॉम
ठीक है, एंड इसकी हम वैल्यू रख देते हैं दैट दिस इज अ स्ट्रिंग फ्रॉम गिव्स ओनरशिप फंक्शन। ठीक है, तो ये हमने बनाया एंड हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे एस को। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन एक स्ट्रिंग को बनाता है और वो हमें रिटर्न कर देता है, सो दैट मीन्स इस कोड को हटाओ बिकॉज ये एरर कर रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करता हूँ कि लेट ओके एस बना लेते हैं, एस ही बना लेते हैं, इक्वल्स टू गिव्स ओनरशिप। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन इंटरनली जब ये कॉल होगा ये एलोकेटर को कॉल करेगा, एलोकेटर को बोलेगा भाई मेरे को एक मेमोरी दो, उसने मेमोरी दी, एस को रिटर्न कर दिया, एस को तुमने रिटर्न कर दिया यहाँ पे, एस यहाँ पर आ गया, तो हमने क्या किया उसका ओनर चेंज कर दिया। जैसे ही हमने रिटर्न किया इसका ओनर कौन बन गया, इसका ओनर बन गया मेन। अब हम इस एस को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एस इक्वल्स टू एस, तो ये क्या बन गया, एक एस बन गया, हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं। सी तो हमने क्या किया, ये फंक्शन क्या करता है, एक वेरिएबल बनाता है इंटरनली और उसकी ओनरशिप हमें दे देता है। तो गिव्स ओनरशिप, रिटर्न्स अ स्ट्रिंग, एलोकेटर ने मेमोरी दी, मेमोरी को रिटर्न कर दिया, यहाँ आया, इसका ओनर मेन बन गया। अब जब मेन फंक्शन खत्म होगा ना, जब इसका स्कोप आउट जाएगा यहाँ पे, तब एस का ड्रॉप फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो यू कैन सी हमने गिव्स ओनरशिप स्ट्रिंग रिटर्न करता है, सम स्ट्रिंग बनाया, हमने रिटर्न कर दिया, हमने उसको यहाँ पे ले लिया। तो इसको रीड करो, देखो दिस गिव्स ओनरशिप कैसे हो रहा है। ठीक है, गिव्स ओनरशिप एंड रिटर्न्स वैल्यू s1। तो ये क्या कर रहा है, सम स्ट्रिंग कम्स इनटू द स्कोप, सम स्ट्रिंग्स इज रिटर्न्ड एंड मूव्स आउट ऑफ द फंक्शन कॉल, एंड यहाँ पर वो हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये भी समझ आ गया कि ये हमें ओनरशिप देता है, ये हमसे ओनरशिप लेता आता है। एक और बनाते हैं, फंक्शन टेक्स एंड गिव्स बैक। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसमें एस ले लो एक स्ट्रिंग टाइप का और रिटर्न कर दो स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये पहले प्रिंटलन कर लेगा। सो प्रिंटलन दैट एस इन टेक्स एंड गिव्स बैक, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं एस। ठीक है, एंड फिर यहाँ से रिटर्न भी कर दो इसको। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, पहले ओनरशिप को लेता है एज अ पैरामीटर, ये ओनरशिप ले लेगा। ठीक है, ओनरशिप कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं ना ओनरशिप, यहाँ पे ओनरशिप आ गई, इसने कुछ तो किया और फिर उसी को रिटर्न कर दिया, तो ओनरशिप इसने वापस कर दी। ठीक है, काइंड ऑफ ये इन दोनों का हाइब्रिड है। देखो इसमें ये सिर्फ ले रहा था, इसमें ये सिर्फ दे रहा था, इसमें ये ओनरशिप ले भी रहा है एंड दे भी रहा है। तो मतलब कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, लेट S2 इक्वल्स गिव्स टेक्स एंड गिव्स बैक द ओनरशिप। ठीक है, तो हम यहाँ पे एस को पास कर देते हैं। ठीक है, एस को पास करते हैं। अब यहाँ पर बस प्रॉब्लम क्या हुआ, हमने एस की ओनरशिप दे दी इस फंक्शन को, है ना, इस फंक्शन ने इसकी ओनरशिप ली। ठीक है, ये ओनरशिप चली गई इसके पास, इसने रिटर्न किया उस ओनरशिप को, इसकी रिटर्न ओनरशिप S2 के पास आ गई। तो S2 अब नया ओनर है, S ओनर नहीं है, तो S को एक्सेस नहीं कर सकते, S2 को एक्सेस कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे वेरिएबल शैडोइंग का यूज़ कर लो, तो ये वाली चीज़ आउट ऑफ स्कोप चली जाएगी बिकॉज इसकी ओनरशिप इसमें गई, इसने ओनरशिप को लिया एंड वापस कर दिया, वापस आई एस के अंदर ही, अब ये इसका नया ओनर है। सो ओनरशिप में बस क्या चीज़ है, दैट ओनली वन ओनर कैन बी देयर। ठीक है, सो टेक्स एंड गिव्स बैक, मैंने क्या लिखा है, टेक्स एंड गिव्स बैक, हाँ ठीक है, टेक्स एंड गिव्स बैक द ओनरशिप। सो द ओनरशिप ऑफ अ वेरिएबल फॉलोज द सेम पैटर्न every time, assigning a value to another value moves it. When variable that includes the data on the heap goes out of scope, the value will be cleaned up by the drop unless ownership of the data has been moved to another variable. While this works, taking ownership and then returning the ownership with every function is a bit tedious, है ना। अगर अब देखा जाए, अगर हमें सारा कोड ऐसे करना पड़ेगा तो यार ये बहुत tedious वर्क है। मान लो मेरे को इस S को प्रोसेस करना है, तो पहले मैं उसकी ओनरशिप लूँगा, मैं उसको प्रोसेस करूँगा, मतलब मैं उसको प्रिंट करूँगा, फिर मैं उसकी ओनरशिप वापस करूँगा। तो ये प्रोसेस ठीक है, ये काम करता है ना, ये काम करता है बिकॉज अगर हम ओनरशिप ले लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा स्कोप में, अगर हम अपनी वापस करेंगे तो हम इनपुट ही नहीं ले पाएंगे। तो अगर हम एक हाइब्रिड अप्रोच लेते हैं जिसमें हम पहले हम ले लेते हैं, ठीक है, ओनरशिप प्रोसेस करते हैं और रिटर्न करते हैं, जिससे टीडियस वर्क, बहुत फालतू का काम कर रहे हैं। व्हाट इफ़ वी जस्ट वांट टू लेट अ फंक्शन यूज़ द वैल्यू बट नॉट टेक द ओनरशिप। मैं चाहता हूँ कि मेरा फंक्शन इसको यूज़ करे बट उसकी ओनरशिप ना ले। It's quite annoying that anything we pass also needs to be passed back if we want to use it again. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल, हर चीज़ एग्जाम्पल से समझेंगे ना तो बहुत ईजी से समझ आएंगी चीज़ें। एक ना फंक्शन बनाना है मुझे जो ना स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करता है, दैट कैलकुलेट लेंथ। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको एक कैलकुलेट करनी है एक स्ट्रिंग की लेंथ, तो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, तो एक ले लेते हैं स्ट्रिंग।
एंड आप यहाँ से क्या रिटर्न करोगे, एक U32 रिटर्न, एक U32 रिटर्न कर दो। यू क्यों, क्या एक स्ट्रिंग की लेंथ नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती, तो अनसाइन ले लेते हैं। तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे एस डॉट लेंथ, ठीक है, एस डॉट लेंथ हमें रिटर्न देगा लेंथ। तो यू साइज़ कर लेते हैं इसको, ठीक है, यू साइज़ कर लेते हैं, सो यू साइज़। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाते हैं, दैट लेट एस इक्वल्स स्ट्रिंग हाइफन हाइफन फ्रॉम, ठीक है, एंड यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाते हैं पीयूष गर्ग। बन गया, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं लेंथ को एस की, तो हमें ये कैलकुलेट करके देगा लेंथ को, एंड इसको हमें एक न्यू वेरिएबल में डाल देंगे एल, ठीक है। तो एल हमें क्या मिल गई, लेंथ मिल गई। अब हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एल एन दैट दी लेंथ ऑफ, अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर मैं इस कोड को यहाँ पे देखता हूँ, मैं इसको कंपाइल नहीं करना चाहता, लेंथ ऑफ, यहाँ पर हम प्रिंट कर लेते हैं एस एस, जो भी हमारा एल आया। कैन यू गाइस गेस द आउटपुट फॉर दिस कोड, इस कोड की आउटपुट को गेस करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एस को प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम एल को प्रिंट कर रहे हैं, तो बेसिकली द लेंथ ऑफ पीयूष गर्ग इज लेंथ। तो अगर ये फंक्शन, पहले बताओ ये फंक्शन कंपाइल करेगा या नहीं करेगा, अगर करेगा तो क्या आउटपुट आएगी, और अगर नहीं करेगा तो क्या एरर आएगा। सो लेट्स सी, अगर मैं इस कोड को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर एरर आया कि भाई जो एस स्ट्रिंग था ना, एस, उसकी ओनरशिप ना मूव हो गई, जो कि हुआ। सी, ओनरशिप मूव हो गई ना, तो हुआ क्या, इस फंक्शन ने ना एस की ओनरशिप ले ली, इसकी लेंथ कैलकुलेट की, जो रिटर्न कर दी, लेकिन एस को इसने मेमोरी से क्लियर कर दिया, तो मैं यहाँ पर एस को एक्सेस ही नहीं कर सकता। यार ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है। तो मुझे ना क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी ओनरशिप वापस भी करनी पड़ेगी। तो ओनरशिप मैं वापस कैसे कर सकता हूँ, एक टपल रिटर्न कर लो जिसमें पहला होगा एक स्ट्रिंग और दूसरा आएगा एक यू साइज, एंड एक टपल रिटर्न कर दो जिसमें से पहली चीज़ खुद ही रिटर्न कर दो, ठीक है। एस को हमने रिटर्न कर दिया, एस डॉट लेंथ, तो पहले लेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले रिटर्न नहीं करना है। तो लेट रिजल्ट इक्वल्स एस डॉट लेंथ, ठीक है। तो ये हमने लेंथ को कैलकुलेट कर लिया, एंड यहाँ पर रिजल्ट को लिख दो। या सो यू कैन सी दैट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट लेंथ के अंदर हम पहले रिजल्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज उसकी लेंथ क्या है, फिर हम एस को भी रिटर्न कर देंगे, रिजल्ट को भी रिटर्न कर देंगे। अब बिकॉज ये चीज़ एक टपल रिटर्न कर रही है, इसको डिस्ट्रक्चर कर लो, तो पहला क्या होगा, एक S1 आ जाएगा लेट से, दूसरा एक लेंथ आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इस कैलकुलेट लेंथ फंक्शन ने हमारे लिए क्या किया, बिकॉज ये कहता है कि भाई मेरे को ना ओनरशिप नहीं चाहिए, तुम वापस रखो अपनी ओनरशिप। तो एक बार बिकॉज इसको रीड करना था, इसने ओनरशिप लिया, लेंथ कैलकुलेट किया, रिटर्न कर दिया। अब S1 के अंदर मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग है और लेंथ के अंदर मेरी लेंथ है ना। तो अगर हम इसको रन करते हैं, यू कैन सी द लेंथ ऑफ यूज करके इज 11, बहुत बढ़िया। हम यहाँ पे शैडोइंग भी कर सकते हैं, है ना, एस ले लो, अगर शैडो करना है एस ले लो। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, अगर मैं आपको इसको यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो दिस इज द फंक्शन दैट वी हैव कोडेड। भाई इसको ना पहले ओनरशिप लेनी पड़ रही है, अपना काम करके ओनरशिप भी रिटर्न कर रहा है और रिजल्ट भी रिटर्न कर रहा है, एस हमारा ओरिजिनल वेरिएबल और ये हमारी लेंथ, और हमने इसको प्रिंट कर लिया। तो ये एक तरीका है काम करने का, बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, ये बहुत ना टीडियस वर्क है। मतलब तुम समझ रहे हो कि यार एक सिंपल सी चीज़ को करने के लिए कितना कितना एफर्ट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस ओनरशिप कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये सेम कोड है जो हमने अभी लिखा है ना, हमने लेंथ कैलकुलेट किया, रिटर्न किया, बट दिस इज too much ceremony and add a lot of work for the concept of that should be common. Luckily for this, Rust has a feature for using a value without transferring the ownership called references. तो ये एक तरीका है विच विल वर्क फाइन, बट बहुत फालतू का काम किया है। तो रस्ट में एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं रेफरेंसिंग या फिर बोरोइंग, जिससे हम इसका एक रेफरेंस ले सकते हैं विदाउट टेकिंग द ओनरशिप, जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो इस पर्टिकुलर वीडियो का मोटिव था टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप, दैट ट्रस्ट में ओनरशिप क्या होता है, किस तरह से ओनरशिप डिफाइंड है, एंड क्या एडवांटेजेस हैं ओनरशिप के। सो आई होप दैट इस वीडियो में कुछ क्लियर होगा दैट ओनरशिप कैसे काम करती है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम इसी प्रोग्राम को रिफैक्टर करेंगे टू यूज रेफरेंसेस सो दैट हमें ओनरशिप ना लेनी पड़े। विद दैट लेट्स एंड द वीडियो, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।